मेरे पैर में मोच है, मैं चल नहीं सकती। विद्युत ने अगले ही पल बिना कुछ कहे निशा को अपने हाथों में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो विद्युत, मुझे नीचे उतारो। विद्युत ने निशा की एक नहीं सुनी और उसे उठाकर चलता रहा। तुम्ही ने तो अभी अभी कहा कि तुम अपने आप चल नहीं सकती। इतना कहकर विद्युत ने निशा को सीधे गाड़ी में बैठा दिया। कई कैमरास के सामने से निशा को गुजरते हुए बहुत ऑकवर्ड लग रहा था और उसे गुस्सा भी आ रहा था। जैसे ही निशा गाड़ी में बैठी वो विद्युत की तरफ मुड़ी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। तुमने ये क्या किया विद्युत? पूरी दुनिया के सामने मुझे उठा लिया जैसे मैं कोई खिलौना हूँ। आई एम नॉट योर प्लेथिंग, डैम इट। वह सारे एंटरटेनमेंट और न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर्स आए हुए थे। क्या सोच रहे थे तुम? उन सब के बारे में क्या सोचना, मोच तुम्हें आई थी ना, उन्हें नहीं। विद्युत की बात सुनकर निशा चुप हो गई। क्या इस जल्लाद में भी फीलिंग्स हैं? ये किसी के लिए केयर भी कर सकता है? अपना ये एंगल तो इसने पहले कभी नहीं दिखाया। जरूर इसमें भी कोई चाल है। पागल लड़की, ये समझती है मुझे इसकी फिक्र है। मुझे इससे ज्यादा अपने खुद के पब्लिक इमेज की फिक्र है। कैसा लगता अगर सबके सामने मेरे साथ एक लंगड़ाती हुई लड़की चल रही होती। हाउ एम्बैरेसिंग। कुछ ही देर में गाड़ी विद्युत और निशा को लेकर विद्युत के बंगले पर आ गई। बेडरूम के अंदर दाखिल होते ही विद्युत बिस्तर पर लेट गया। वो बहुत थका हुआ था और उसके बदन में दर्द हो रहा था। निशा ने उसके मैले कपड़े देखे। तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? तुमने देखा नहीं? थैंक्स टू यू आज मैं एक दिन में 2 जॉब्स कर रहा था। 2 जॉब्स? पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी और फिर केटरिंग साइट पर। तो सॉरी निशा मैडम कि आपको मेरे मैले कपड़े देखने और झेलने पड़ रहे हैं। मैंने ये कब कहा कि मुझे तुम्हारे कपड़े झेलने पड़ रहे हैं? तुम थके हुए लग रहे थे इसलिए पूछ लिया। चलो अच्छा है, तुम्हें इसी बहाने ये तो पता चला कि हम जैसे गरीब कैसे मेहनत करके गुजर बसर करते हैं। क्या कहा तुमने? हाउ डेयर यू। मुझे गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। मुझे फिक्र है तो सिर्फ अपनी, समझी? और वैसे भी मुझे तुमसे बात करनी है। कौन सी बात? तुम विक्रांत के साथ काफी कंफर्टेबल लग रही थी। क्या कर रही थी तुम उसके साथ? उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मैं उसके साथ जाना ही नहीं चाहती थी। झूठ। तुम ये भूल गई कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ दिख भी नहीं सकती और पूरी दुनिया के सामने तुम मेरे सौतेले भाई के साथ उसकी पीए बनकर उसके पीछे दुम हिलाते घूम रही हो। स्टॉप इट विद्युत। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस सब नौटंकी में मजा आ रहा है? यू नो व्हाट? व्हाट? निशा और विद्युत दोनों ही पूरे दिन की थकान से चकनाचूर हो चुके थे और गुस्सा एक दूसरे पर निकाल रहे थे। इससे पहले कि निशा कुछ और कहती, विद्युत अचानक बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गया। विद्युत, तुम ठीक हो? अरे ये तो बेहोश हो गया है। विद्युत कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। निशा ने टेबल पर रखा पानी का एक जग लिया और उसमें से थोड़ा पानी हाथ में लेकर उसने विद्युत के चेहरे पर छिड़क दिया। कुछ पल बाद विद्युत धीरे धीरे होश में आने लगा। तभी उसने निशा का हाथ पकड़ लिया। अरे तुम्हारा बदन तो बुखार से तप रहा है, क्या करूं? निशा ने विद्युत की हालत देखकर उसे बिस्तर पर लेटा दिया और एक कपड़ा लेकर उसके माथे पर गीली पट्टी करने लगी। लगता है कि विद्युत साहब को एक दिन की मशक्कत रास नहीं आई। लगता है कि पहली बार इनको अपनी जिंदगी में मेहनत करनी पड़ी है। अब पूरी रात यहीं रहकर इनकी खातिरदारी करनी पड़ेगी। निशा खुद बहुत थक चुकी थी और उसने अब तक अपने कपड़े नहीं बदले थे। वो एक गर्म शावर लेकर चैन की नींद सोना चाहती थी, लेकिन उसके सारे इरादों पर विद्युत ने पानी फेर दिया था। जहाँ निशा को उस पर गुस्सा आ रहा था, वहीं उसकी हालत निशा समझ भी सकती थी। आधी रात होते होते निशा को भी गहरी नींद आने लगी और वो बिस्तर के बगल में बैठकर सो गई। तभी अचानक विद्युत को होश आ गया। निशा उठो, मेरे लिए किताब पढ़ो, मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ क्या हुआ? ओह, क्या तुम्हारा बुखार उतर गया है? हाँ, मुझे बुक शेल्फ से लाकर एक अच्छी किताब से कहानी सुनाओ। लगता है बचपन में मम्मी ने कहानी नहीं सुनाई, अब इनको कहानी सुनाकर भी मैं सुनाऊं। निशा नींद में उठकर कमरे के कोने में रखे एक बड़े से बुक शेल्फ के पास गई, जिसमें दुनिया की हर किताब रखी हुई थी। उसने एक किताब चुनी और वापस बेड के पास आ गई, लेकिन विद्युत को अपने सामने खड़ा देखकर वो परेशान हो गई। विद्युत के हाथ में ब्रांडी का ग्लास था, जिसे वो आधा पी चुका था। ये क्या विद्युत, तुम पी रहे हो? तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। मेरी तबीयत खराब नहीं है, धूल मिट्टी की वजह से एलर्जी हो गई थी। ये ब्रांडी सब ठीक कर देगी। तुम्हें जितना कहा गया उतना ही कहो। सवाल तो मैं पूछूंगा तुमसे, एक लंबी नींद पहले ले लूं। चलो पढ़ो कहानी। निशा बिस्तर के बगल में रखे स्टूल पर बैठ गई और विद्युत ब्रांडी का ग्लास हाथ में लिए बिस्तर पर बैठ गया। एक बार एक राजा था जिसका बहुत बड़ा राज्य था। वो बहुत ताकतवर था और अपनी प्रजा के साथ बहुत सख्त था। उसे सबको काबू में रखने की आदत थी। एक दिन शिकार करते करते उसे जंगल में एक खूबसूरत सफेद मोर दिखा। उसके सिपाहियों ने उस मोर को धर दबोचा और उसे पिंजरे में बंद करके राजा के सामने ले आए। उसे देखकर राजा बहुत खुश हुआ। मोर की आंखों से आंसुओं की जगह मोतियां बह रही थी।
मोर ने अचानक राजा से कहा, राजन मुझे जाने दो। राजा ने कहा कि तुझे जाने दूं? मोती देने वाले तिलिस्मी मोर को पाकर मैं दुनिया का सबसे महान राजा बन जाऊंगा। मोर ने उसकी बात सुनकर कहा, हे अहंकारी लोभी राजन, मुझे वरदान है कि मैं हमेशा आजाद रहूं। जो कोई मुझे कैद करके रखेगा वो बर्बाद हो जाएगा। मोर की गुहार से राजा के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और वो तिलिस्मी मोर को अपने साथ अपने महल में ले गया। एक मिनट, ये तो मुझे कहानी सुना रही हो या मुझे ताने मार रही हो? ताना और तुम्हें नहीं तो? हम अभी इस महल में हैं जहां मैं राजा हूं और तुम अपने आप को तिलिस्मी मोर समझ बैठी हो। और क्या कहा था तुमने कि तुम्हें कैद करके रखने वाला बर्बाद हो जाएगा? नहीं विद्युत, ये कहानी इस किताब में है। फिर झूठ। इधर लाओ वो किताब। विद्युत ने अचानक निशा के हाथ से किताब छीनने के लिए जैसे ही छलांग लगाई, बुखार और थकावट की वजह से वो गिर पड़ा और बिस्तर पर वापस बेहोश होकर लेट गया। उसे देखकर निशा हंस पड़ी। ये लो, राजा जी तो फिर गए। चलो, कुछ देर के लिए मुझे हिटलर से राहत तो मिली। एक हॉट शावर लेकर सो जाती हूँ। विद्युत को कंबल ओढ़कर निशा शावर लेने बाथरूम में जैसी दाखिल हुई, उसका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर पड़ी। आह विद्युत, हेल्प मी। विद्युत उठो। निशा का पैर बाथरूम में बुरी तरह से मुड़ गया था और वो फर्श पर बैठकर दर्द के मारे चीख रही थी। वहीं विद्युत गहरी नींद में था और उसे निशा की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ ही देर में निशा को भी थकान ने अपने आगोश में ले लिया और वो वहीं लेटकर सो गई। अगले दिन सुबह विद्युत तरोताजा होकर बिस्तर पर उठ बैठा। उफ, क्या हुआ था पिछली रात? मैं कितना थक गया था और वो चालाक लड़की मुझे कहानी सुनाने के बहाने मुझे ताने मार रही थी। कहाँ है निशा? मेरे साथ कमरे में ही तो थी। इसका कुछ भरोसा नहीं, कभी भी कुछ भी करती रहती है। विद्युत बेड से उतरा और कमरे में निशा को तलाशने लगा। वो कहीं नहीं थी। विद्युत ने फिर बाथरूम की तरफ कदम जैसे बढ़ाए, उसने देखा कि निशा ठंडे फर्श पर लेटी सो रही है। उसे उस हालत में देखकर विद्युत उसकी तरफ दौड़ा। निशा, क्या हुआ तुम्हें? उठो, तुम्हारा बदन तो ठंडा पड़ रहा है। यू सिली गर्ल, व्हाट हैव यू डन? विद्युत ने जल्दी से निशा को उठाया और उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसे कंबल ओढ़ा दिया। निशा ठंड के मारे कांप रही थी। डॉक्टर, तुम्हें अभी इसी वक्त डॉक्टर की जरूरत है। इतना कहकर विद्युत निशा को कमरे में छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। कई घंटे बीतने के बाद निशा की नींद खुली। आह मेरा पाँव। अरे प्लीज मिस सरन, हिलिए मत। आपके पैर में माइनर फ्रैक्चर हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर अजय वर्मा है। मैं विद्युत का पर्सनल फिजिशियन हूँ। मैं तो बाथरूम में बेहोश हो गई थी। मुझे बेड पर किसने? विद्युत ने आपको बाथरूम के फर्श से उठाकर बेड पर लिटाया मिस सरन। आई एम सॉरी, लेकिन एक और बुरी खबर है। वो क्या डॉक्टर? टेल मी फास्ट। इज एवरीथिंग ऑल राइट विद मी? नो, नथिंग सीरियस। एक्चुअली आपको वायरल फीवर भी हुआ है। आपको बेड रेस्ट करना होगा। ओह नो, मैं ऑफिस कैसे जाऊंगी? आई एम सॉरी मिस सरन, कम से कम 2 दिनों तक आप कहीं नहीं जा सकती हैं। अगर पैरों पर ज्यादा प्रेशर पड़ा तो हड्डी टूट सकती है। ओह, विद्युत का दिया हुआ काम ध्रुव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना मैं अब कैसे करूंगी? अगर उसने मुझसे आकर पूछ लिया तो मैं उसे क्या जवाब दूंगी? वैसे वो मेरी हालत तो देख ही सकता है। ये शायद एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही है। खड़ूस के साथ ऑफिस में होने से अच्छा है कि मैं यहीं घर पर आराम करूं। मिस सरन, आपके लिए एक नर्स 24 घंटे यहीं रहेगी। जब किसी भी चीज की आपको जरूरत हो तो उन्हें बेझिझक बता दीजिएगा। नाउ यू मस्ट रेस्ट। आई विल टेक योर लीव। जरूर डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर अजय। हो प्लीज डोंट मेंशन इट। ये तो मेरा फर्ज है मिस सरन। शुक्रिया तो आपको विद्युत का करना चाहिए। इतनी ठंड में और ज्यादा देर अगर आप फर्श पर लेटी रहती तो निमोनिया भी हो सकता था। इतना कहकर डॉक्टर और उनकी टीम कमरे से बाहर चले गए। निशा ने देखा कि अब कमरे में सिर्फ वो और एक नर्स थे। एक्सक्यूज मी, आप कॉफी लेंगी? श्योर मैडम, थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी, अंजलि। नाइस टू मीट यू अंजलि। क्या आप भी? जी हाँ, मैं विदु सर के साथ 5 साल से काम कर रही हूँ। क्या वो आपके साथ भी क्या वो इसी तरह सभी के साथ अक्सर सख्त रहते हैं? अरे नहीं मिस सरन, वो तो हम सबका बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। नर्स की बात सुनकर निशा सोचने लगी और उसके मन में कई सवाल उठे। विद्युत तो एक अय्याश, ताकत के नशे में चूर, अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है, तो भला वो किसी को इज्जत कैसे दे सकता है? अंजलि, क्या कोई ऐसी बात है जो मैं विद्युत बॉस के बारे में नहीं जानती? मुझे ज्यादा तो नहीं मालूम मैडम, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि इसी मेंशन में कहीं एक खुफिया कमरा है जिसमें विद्युत सर के कई राज बंद हैं।
ऐसा कहते हैं कि खुद बॉस को इसके बारे में नहीं पता। सीक्रेट रूम, राज? कैसे राज? कुछ कहते हैं कि उनके बचपन के राज, कुछ कहते हैं उनके और उनके फादर के बीच हुए अनबन के राज। लेकिन मैंने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैडम। अपने बॉस पर जासूसी करना, इट्स नॉट राइट। बिल्कुल सही कहा तुमने अंजलि। एनीवेज, इट्स नॉट अवर प्रॉब्लम। प्लीज एंजॉय योर कॉफी। कॉफी खत्म करने के बाद नर्स अंजलि कमरे से बाहर चली गई और निशा अकेले में सोचने लगी। विद्युत के राज, ऐसे कौन से सीक्रेट्स होंगे मिस्टर विद्युत कपूर के जो वो दुनिया से छुपा रहे हैं? मौका अच्छा है, क्यों ना इस रूम ऑफ सीक्रेट्स को ढूंढा जाए। न जाने क्या बंद है उन दरवाजों के पीछे, लेकिन मैं वो कमरा ढूंढूंगी कैसे? बाहर नर्स अंजलि बैठी है और मेरा पैर, पर कोई बात नहीं, विद्युत की पीए होने का फायदा इससे अच्छा नहीं उठाया जा सकता। मुझे वो कमरा ढूंढना ही होगा। निशा मुश्किल से बेडरूम के दरवाजे तक पहुंची और बाहर कॉरिडोर में गई। ये क्या, नर्स अंजलि कहाँ गई? निशा को क्या पता था कि नर्स अंजलि विद्युत के सबसे जानी दुश्मन के सामने खड़ी थी। काम हो गया? हाँ डार्लिंग, मैंने निशा के दिमाग में ये बात रख दी है कि मेंशन का वो सीक्रेट रूम विद्युत के कई राज छुपाए हुए हैं। गुड। मिस सरन को भी तो पता चले कि विद्युत कपूर आखिर है क्या चीज। जब उस खुफिया कमरे का दरवाजा खुलेगा तब उसे सच का पता चलेगा। स्वीटहार्ट, और मेरा इनाम? आओ जान, तुम्हारे इस काम की सही कीमत तुम्हें दे दूं। इतना कहकर विक्रांत ने नर्स अंजलि को अपने बेडरूम में खींच लिया। वहीं निशा धीमे धीमे मेंशन में उस खुफिया कमरे को तलाशने लगी। कहाँ होगा वो खुफिया कमरा जिसमें विद्युत के सीक्रेट्स बंद हैं? आखिर क्या है वो राज जिसे वो दुनिया से छुपाए हैं? इतने बड़े मेंशन में तो मुझे वो कमरा ढूंढने में न जाने कितना वक्त लगेगा। मैं अकेली तो ये काम नहीं कर सकती। एक बात तो तय है कि इस मेंशन का कोना कोना यहाँ के स्टाफ ही अच्छी तरह से जानते होंगे, लेकिन विद्युत के डर से कौन मुझे वो कमरा दिखाएगा? एक ऐसा शख्स जिसको विद्युत से नफरत हो। मुझे स्टाफ पर कड़ी नजर और उनकी बातों पर कान खुले रखने होंगे। निशा सबसे पहले किचन में गई, जहां वो स्टाफ को काम लगा देखकर जानबूझकर उनका हाथ बटाने का नाटक करती रही और स्टाफ के आपस की खुसर-पुसर भी चुपके से सुनने लगी। क्या समझता है विद्युत अपने आप को? कल मुझे उसने सारा मेंशन साफ करने के लिए बोला और आज उसने मुझे किचन में खाना बनाने पर जबरदस्ती मजबूर किया। इंसान की शक्ल में जल्लाद है विद्युत कपूर। वो समझता है कि हम उससे डरते हैं, लेकिन उसे क्या पता कि हम सबकी नजरों में वो एक बिगड़े हुए रईस ज़ादे से ज्यादा और कुछ नहीं है। अरे पिछले हफ्ते मेरी माँ की कमर में मोच आ गई। मैंने छुट्टी की अर्जी थी तो उसने सबके सामने मुझे जलील कर दिया और मेरी चिट्ठी फाड़ दी। बस यही मौका चाहिए था मुझे। लगता है कि यहाँ का ज्यादातर स्टाफ विद्युत के खिलाफ है। बेचारे थोड़ा पैसा कमाने के चक्कर में चुपचाप काम में लगे हुए हैं। मुझे सिर्फ इनमें से किसी एक को पटाना होगा। देखो, शेफ को खाना बनाने दो, तुम मेरे साथ आओ अभी। निशा की बात अचानक सुनकर नौकर चौंक गया और सर झुकाकर निशा के पीछे पीछे चलने लगा। रसोई से बाहर निकलकर दोनों निशा के कमरे की तरफ जाने लगे। क्या नाम बताया तुमने अपना? जी, मेरा नाम सोनू है मैडम। कितने साल से यहाँ काम कर रहे हो? 3 साल हो गया मैडम। और इन 3 सालों में विद्युत ने तुम्हें काफी जलील किया है ना? यही कह रहे थे ना तुम शेफ से? सॉरी, मैंने तुम्हारी बातें किचन में सुन ली। नौकर चुप हो गया और रोने लगा। अरे इसमें डरने की कोई बात नहीं सोनू, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। मैं तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। वो क्या मैडम? मैंने सुना है कि इस मेंशन में कोई बंद कमरा है जिसमें विद्युत के कई राज बंद हैं। क्या तुम किसी सीक्रेट रूम के बारे में जानते हो? मैडम, मेरी नौकरी नहीं, जान भी चली जाएगी अगर मैंने आपको बता दिया। मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें, जल्दी बताओ। मैडम, इस मेंशन के 4थे माले के कोने में है वो कमरा जिसके बारे में बाहर का कोई आदमी नहीं जानता है। किसी को भी उस कमरे में जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैडम, मैं आपसे एक बार और कहता हूँ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, वरना समझो कि ये बात हमारे बीच कभी हुई ही नहीं। मैं तुम्हारा नाम तक नहीं जानती। सोनू के जाने के बाद निशा कमरे को ढूंढने लग गई। तभी उसने देखा कि मेंशन का स्टाफ अभी भी अपनी शिफ्ट में लगा हुआ था। नौकर कहीं पर्दे बदल रहे थे तो कहीं कोई फर्श साफ कर रहा था। इतनी चहल पहल में तो उस कमरे को ढूंढना नामुमकिन है। मुझे रात का इंतजार करना होगा, लेकिन रात को तो विद्युत आ जाएगा, तो मुझे उसके सोने के बाद ये काम करना पड़ेगा। मुझे जानना है कि विद्युत का कौन सा राज उस कमरे में छुपा हुआ है। वहीं विद्युत ऑफिस में वर्क स्पेस में बोर हो रहा था। उसे प्यास लगी और वो वाटर डिस्पेंसर के पास जाकर कप में पानी भरने लगा। जैसे उसने अपने पानी की एक घूंट ली, बगल के रेस्टरूम से उसे कुछ आवाजें सुनाई दी।
ओफो सर, मुझे जाने दीजिए, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं देखेगा, ये कंपनी बहुत जल्द मेरे नाम होने वाली है। उसके बाद हर रोज इसी तरह हम दोनों मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा। क्या ये विक्रांत की आवाज है? वो एक लड़की के साथ मेंस बाथरूम में क्या कर रहा है? विद्युत बाथरूम की तरफ बढ़ा और जैसे वो चुपचाप अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि वॉश बेसिन पर एक लड़की के कपड़े बिखरे पड़े हुए थे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? विद्युत बाथरूम के स्टॉल्स को एक एक करके चेक करने लगा। जाने दीजिए सर, ये गलत है। बस कुछ ही मिनट और माया, तुमने मुझे दीवाना बना दिया है। तुम्हें प्रमोशन चाहिए कि नहीं? विद्युत आखिर उस स्टॉल पर पहुंच गया जिसके अंदर से विक्रांत और माया की आवाजें आ रही थी। उसने अचानक स्टॉल का दरवाजा एक झटके से खोल दिया। What the hell? दरवाजा खुलते ही माया बाहर दौड़कर अपने कपड़े समेटने लगी और विक्रांत चौंककर विद्युत की तरफ देखने लगा। विद्युत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी रासलीला भंग कर रहा हूँ। हाउ डेयर यू! पापा के बनाए ऑफिस में इतनी अश्लील हरकत करते, तुम्हें शर्म नहीं आई? अभी पापा को मैं सब कुछ बता दूंगा। जैसे विद्युत बाहर जाने के लिए मुड़ा, उसे विक्रांत की हंसी सुनाई दी। तुम इतने बेवकूफ हो, मैं ये नहीं जानता था विद्युत। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि कुछ ही वक्त में ये कंपनी पापा की नहीं मेरी हो जाएगी। शायद तुम भूल गए हो कि मेरी माँ इस कंपनी की 55% ओनर है। दूसरी बात, यहाँ तुम माया की इज्जत बचाने में लगे हो और वहां निशा तुम्हारे सारे राज जानने वाली है। तुम्हारा खेल जल्द खत्म हो जाएगा मिस्टर विद्युत कपूर। विक्रांत की बात सुनकर विद्युत अचानक ऑफिस के बाहर भागा और गाड़ी में बैठकर मेंशन के लिए रवाना हो गया। नहीं, निशा को वो कमरा किसी भी हालत में नहीं मिलना चाहिए। निशा मेंशन के खुफिया कमरे को तलाशने का इंतजार कर रही थी। वहीं विद्युत भी मेंशन की तरफ बढ़ रहा था। रात हो चुकी थी और बाहर बारिश और बिजली गिर रही थी। कुछ ही देर में विद्युत मेंशन पहुंच गया। वहीं निशा कमरे से बाहर निकलकर कॉरिडोर में जैसे आई, उसके सामने विद्युत आकर खड़ा हो गया। निशा की सांसें एक सेकंड के लिए रुक गईं। निशा, तुम कमरे के बाहर इस वक्त कॉरिडोर में क्या कर रही हो? क्या किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? मैं ऐसे ही कमरे में बैठे बैठे बोर हो रही थी तो सोचा कि थोड़ा टहल लूं। लेकिन तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना, और तुम्हें बुखार भी था। तुम आराम करने के बजाय टहलने निकली हो। विद्युत डोंट वरी, मैंने दवाई ले ली है और मेरा पैर का दर्द और बुखार दोनों ही अभी ठीक हो गए हैं। लेकिन ये तो दवाइयों का असर है जो कुछ ही घंटों में उतर भी जाएगा। मुझे बेवक्त इधर उधर घूमना पसंद नहीं, और आइंदा से तुम भी इस बात का ख्याल रखना। अब चलो, कमरे के अंदर चलो और सो जाओ। इतना कहकर विद्युत अपने स्वीट की ओर चला गया। वहीं निशा ने बेडरूम में वापस आकर राहत की एक लंबी सांस ली। निशा कॉरिडोर में क्या कर रही थी? अच्छा हुआ कि मैंने उसे वही पकड़ लिया। आज रात उस पर नजर रखनी होगी। विक्रांत ने उसके कान भर दिया है और मुझे उसे हर हाल में रोकना होगा। वाओ, शुक्र है कि कमरे के बाहर ही विद्युत से मुलाकात हो गई। व्हाट अ क्लोज कॉल। अब मुझे उसके सोने के बाद ही ये काम करना पड़ेगा। लेकिन कहीं वो मुझ पर नजर तो नहीं रख रहा? निशा ने दरवाजा खोला और देखा कि विद्युत बाहर खड़ा था। निशा उसे देखकर कंफ्यूज हो गई। आज की रात में यही सोऊंगा। आई हैव टू मेक श्योर कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। क्या? लेकिन तुम तो स्वीट में सो रहे थे ना? हाँ, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब होने की वजह से ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने पीए का पूरा ख्याल रखूं। क्या ये मेरा ख्याल रखेगा? आज इसे क्या हो गया है? देखो विद्युत, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी? और मुझसे? नहीं, आज मैं यही सोऊंगा। विद्युत कमरे से जाने का नाम नहीं ले रहा था और निशा इस सोच में पड़ गई कि आखिर उसे ढूंढने का मौका कब मिलेगा। ठीक है, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना हमारी मुलाकात की पहली रात की तरह आज हम एक ड्रिंक शेयर करें? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें बुखार है और तुम पीने की बात कर रही हो। हमने एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताया है विद्युत। आज एक रात के लिए अपने गमों को भुलाने के लिए एक एक जाम हो ही जाए। ये लड़की चालाक बनने की कोशिश कर रही है, कहीं इसकी कोई चाल तो नहीं? विद्युत ने अगर मेरी बात मान ली तो मजा आ जाएगा। इसके ड्रिंक में नींद की गोली मिलाकर मैं खुफिया कमरा ढूंढने निकल पड़ूंगी। देखो विद्युत, वो ब्रांडी का बॉटल भी अधूरा रह गया है। क्या तुम अपने पीए के साथ एक ड्रिंक भी शेयर नहीं कर सकते? आज सिर्फ एक दिन मेरी बात सुन लो प्लीज। इससे पहले कि विद्युत कुछ और कह पाता, निशा उठी और उसने ब्रांडी की बोतल से ब्रांडी ग्लास में भर दी। बगल में रखी नींद की गोली भी उसे झट से विद्युत के ग्लास में मिला दी। बाय द वे, आज के दिन की सबसे खास बात तो तुम जानते ही नहीं। क्या खास बात है आज की? वॉल क्लॉक की घंटी की तेज आवाज ने निशा और विद्युत दोनों का ध्यान खींच लिया। और इसी के साथ हैप्पी वैलेंटाइंस डे। व्हाट? वैलेंटाइंस डे? निशा ने झट से विद्युत को गले से लगा लिया। ये क्या कर रही हो तुम निशा?
मैं तुम्हें विश कर रही हूँ विद्युत। अगर हम साथ एक रात बिता सकते हैं तो एक ड्रिंक आज का दिन मनाने को तो शेयर कर ही सकते हैं, है ना विद्युत? ये लड़की बाज नहीं आ रही, कहीं मेरे रवैये की वजह से इसे शक ना हो जाए। एक ड्रिंक से भला क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जस्ट वन ड्रिंक। बड़ी जल्दी मान गया हिटलर। गुड, अब नींद की गोली अपना दिखाएगी कमाल। विद्युत ने ब्रांडी का एक बड़ा घूंट एक ही बारी में पूरा पी लिया। निशा उसे बातों में उलझाए रखना चाहती थी। तुमने कभी सोचा है विद्युत कि तुम मेरे बारे में बहुत कम जानते हो? हाँ, ये अचानक इस तरह का सवाल पूछ रही हो तुम? हाँ, अगर हम साथ में काम कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे के बारे में सब पता भी तो होना चाहिए ना। क्या मतलब? नींद की गोली का असर धीरे धीरे विद्युत पर दिखने लगा। उसकी आंखें भी भारी होने लगी। निशा मौका देखकर उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगी। मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ। घर पर सिर्फ बाबा और माँ हैं जो आज तक मेहनत करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं उनकी मदद करूँ और उन्हें खुशी दूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि दुनिया कितनी मतलबी है। इज्जत कमाना पैसा कमाने से बहुत बड़ी चीज होती है। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं इज्जत कमाना चाहती हूँ। विद्युत निशा की बात चुपचाप सुनता रहा। निशा उस इज्जत की बात कर रही थी जो कि वो अपने पिता और दुनिया की नजरों में नहीं कमा पाई थी। कुछ ही देर में विद्युत अचानक अपनी कुर्सी पर बेहोश हो गया। नींद की गोली का असर अब पूरी तरह से उसे सुला चुका था। अभी मौका है, विद्युत को कंबल उड़ा देती हूँ। ये सुबह तक नहीं जागने वाला। 1 घंटे में वापस आकर मैं बेड में लेट जाऊंगी। उसको कोई शक नहीं होगा। मेंशन का स्टाफ भी चला गया है, मुझे कोई नहीं देखेगा। इतना कहकर निशा ने विद्युत को एक कंबल ओढ़ाया और कमरे से चली गई। विद्युत को कंबल उड़ाकर निशा अपने बेडरूम से बाहर आ गई। ओके, तो उस तरफ तो हॉल है जहाँ पर वो खुफिया कमरा तो नहीं हो सकता। हाँ, जैसा कि सोनू ने बताया था, ऊपर वाले फ्लोर के सबसे कोने वाले कमरे में जाकर देखती हूँ। निशा ने एक घूमता हुआ स्टेयरकेस पकड़ा और मेंशन के ऊपर वाले माले में पहुंच गई, जहां चारों ओर लंबे कॉरिडोर थे जिनमें कई कमरे भी थे। निशा पहले कमरे की तरफ गई और उसका दरवाजा खोलने की कोशिश की। ऑब्वियसली ये कमरे सारे बंद होंगे, ये सारे गेस्ट रूम्स लगते हैं। आखिर इन दरवाजों की चाबियां होंगी तो कहाँ? एनीवे, मेरे पास वक्त कम है। मुझे पहले वो खुफिया कमरा ढूंढना है। इस कॉरिडोर के सारे कमरे मुझे खोल के देखने पड़ेंगे। रात की धीमी रोशनी में निशा को इतने बड़े मेंशन में अकेले डर भी लग रहा था। ओह गॉड, लगता है काफी पुराना बंगला है ये। कई कमरे तो यहाँ शायद कई सालों से नहीं खुले होंगे। अगर मुझे विद्युत का राज जानना ना होता तो मैं इस भूतिया बंगले में 1 मिनट नहीं गुजारती। तभी अचानक निशा ने जिस दरवाजे का हैंडल घुमाया वो खुल गया। बिंगो, ये तो स्टोर रूम लगता है। कहीं चाबियां यहीं तो कहीं रखी नहीं हुई। वहीं दूसरी ओर विक्रांत और नर्स अंजलि रंगरलियां मना रहे थे। विक्रांत, क्या होगा जब निशा को विद्युत के सारे राज पता चल जाएंगे? वेल डार्लिंग, उस कमरे में जो राज दफन है उसे जानकर निशा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगने वाला है। उसे पता चल जाएगा कि आखिर विद्युत कपूर की पर्सनालिटी क्या है और वो किस हद तक जा सकता है। निशा नहीं है, मासूम है और सच मानो तो बेवकूफ है जो यहाँ आकर फंस गई। विद्युत उसे नहीं जाने देगा। निशा ने कमरों की चाबियां आखिर ढूंढ ली और वो एक एक करके अब सभी दरवाजों को खोलकर देखने लगी। उसने उस फ्लोर के सारे कमरे छान मारे लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी उसकी नजर एक आखिरी दरवाजे पर पड़ी जो कि एक अलमारी के पीछे छुपी हुई थी। इस दरवाजे को इस तरह क्यों छुपाया हुआ है? कहीं ये वही कमरे तो नहीं? इस अलमारी को खोलकर देखना पड़ेगा। ओह गॉड, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या है? इतनी सारे गिफ्ट्स जिनको खोला ही नहीं गया, और ये नोटों के बंडल। ये तो बर्थडे, न्यू ईयर, दिवाली, होली, क्रिसमस, इन सब त्योहारों के तोहफे हैं, वो भी विद्युत के नाम। इतने सालों से इन्हें खोला क्यों नहीं गया? क्या विद्युत इनके बारे में जानता है? उससे पूछना पड़ेगा। एक बच्चे से इतनी सारी खुशियां छुपाई गई, लेकिन क्यों? इसके पीछे कौन हो सकता है? कहीं ये विक्रांत की साजिश तो नहीं थी? 1 मिनट। खुफिया कमरे में जो निशा ने देखा उससे उसका दिमाग चकरा गया। कई सैकड़ों तोहफों के बीचों बीच उसे एक लड़की की तस्वीरें भी दिखाई दी। इन तस्वीरों में ये कौन है विद्युत के साथ? और ये चिट्ठियां मैरी रॉड्रिगेज के नाम है। एड्रेस तो गोवा का है। ये सब क्या चल रहा है? ओह गॉड, किसी ने मुझे देख तो नहीं लिया। मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाना होगा। कौन है मैरी? उसका और विद्युत का क्या रिश्ता था? और उसका बचपन कैसे गुजरा?
निशा ने कमरा वापस बंद करके चाबियां स्टोर रूम में रख दी और चुपके से वो अपने बेडरूम में वापस आ गई। उसने देखा कि विद्युत सो रहा है और बिना किसी आहट किए वो